तो बच्चों लेक्चर नंबर 4 होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो देखो, स्फेरिकल मिरर नाम से ही पता चल रहा है, यानी कोई भी एक हॉलो स्फेयर होगा। एक ग्लास ले लो, बिल्कुल स्फेयर टाइप का, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ग्लास आपने ले लिया। अब इस ग्लास को क्या कर दो, एक साइड से मान लेते हैं इधर से कट कर दिए और कट करके ऐसे इसका निकाल लिए, ठीक है। इस तरह से भी ऐसे भी कट कर सकते हो, इसको ऐसे निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको पेंट कर देते हैं किसी साइड से, या तो बाहर से पेंट कर दो या इसके अंदर से पेंट कर दो। तो पेंट करने पे क्या होता है, या तो एक जैसे ही इसमें से निकलेगा ये तो क्या बनेगा, एक सिंपली कर्व्ड टाइप का ग्लास का सरफेस रहेगा ऐसा। अब इस ग्लास के सरफेस को, जैसा आप लोग गाड़ी में देखते हो कि हल्का सा कर्व टाइप का रहता है, ठीक है। किसी भी टाइप का कर्व रहे, वो हम लोग आगे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों लगाया जाता है गाड़ी में वैसा। तो ये इस तरह से हम लोगों ने कट करके अगर किसी साइड से आप पेंट कर दोगे, तो मिरर का डेफिनेशन हमने क्या बताया था कि मिरर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कोई सा भी एक ग्लास का सरफेस ले लेते हैं, उसको किसी साइड से पेंट कर दो। अब पेंट कर दोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर की तरह। अगर प्लेन मिरर ले लिए तो प्लेन ग्लास लिए थे तो प्लेन मिरर कहते हैं उसी को, एक साइड से पेंट करने के बाद। और अगर कर्व ले लिए हैं हम लोग तो उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। यानी सिंपली अगर तुमसे मैं स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन बताऊं तो क्या बोला जाएगा कि स्फेरिकल मिरर इज़ दैट मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, तो इस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का। यानी इस हॉलो स्फेयर के ग्लास के पार्ट को हम लोगों ने अगर मिरर में कन्वर्ट कर दिया है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या लिख लेंगे इसका कि ये स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, ठीक है। यानी ये इसका स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन हो गया। अब ये दो तरह का स्फेरिकल मिरर होता है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा क्या कि एक हॉलो बिल्कुल स्फेयर ग्लास का ले लो, ठीक है। ऐसा स्फेयर का ग्लास आपने ले लिया और उसको एक साइड से कट करोगे तो कैसा निकलेगा, इस टाइप का इधर से निकलेगा शेप। और उसको एक साइड से अंदर से पेंट कर दो या बाहर से पेंट कर दो। अंदर से पेंट करोगे तो एक तरह का मिरर बनेगा, बाहर से पेंट करोगे तो दूसरे तरह का मिरर बनेगा। तो ये दो तरह का होता है। यानी टाइप्स अगर इसका बात करोगे, क्यों दो तरह का होता है, समझ में आया। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर दो तरह का, क्यों दो तरह का होता है समझ में आया, क्योंकि इसमें हम लोग दो तरह से ही पेंटिंग कर सकते हैं, या तो अंदर से पेंट कर सकते हैं या उसको बाहर से पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक को बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर और दूसरे को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब किसको कहाँ से पेंट करेंगे तो कौन सा नाम होगा उसको अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसको आप छाप लीजिए। अब देखो टाइप्स ऑफ मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं, अभी बताएं हम क्या, किस तरह का सरफेस रहता है। अब देखो इसमें सबसे पहले नाम दे लो। तो जो ये बाहर में फेंका हुआ है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कौन सा, बल्गिंग आउट पार्ट। क्या बोला जाता है, बल्गिंग आउट पार्ट, जो बाहर की ओर फेंका हुआ। और अंदर में जो बेंट पार्ट है ये इस वाले सरफेस को, तो अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंट इन पार्ट। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, लिख लीजिए कहीं पे, बल्गिंग आउट पार्ट एंड दिस वन इज बेंट इन पार्ट। अब देखो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में क्या होता है, तो एक वैसा मिरर जिसमें इस तरह से रहता है और इसमें जो बल्गिंग आउट पार्ट है इसको हम लोग पेंट कर देते हैं। यानी वैसा मिरर जिसमें बल्गिंग आउट पार्ट को पेंट कर दिया जाता है, वैसे मिरर को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। या सिंपली और क्या बोल सकते हो, अब देखो बल्गिंग आउट पोर्शन को हमने पेंट किया है तो रिफ्लेक्शन कौन से पार्ट से होगा, बेंट इन पार्ट से, यानी अंदर वाले से रिफ्लेक्शन होगा। एक और डिफिनेशन क्या लिख सकते हो, तो वैसा मिरर जिसमें बेंट इन पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है वैसे को कॉनकेव मिरर बोलते हैं। या सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हो, इस पार्ट को हम लोग और भी बोलते हैं कॉनकेव पार्ट। कॉनकेव पार्ट, देख रहे हो केव की तरह, केव मतलब गुफा, गुफा की साइड तरह का, गुफा ऐसा ही ना रहता है ऐसे, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग सिंपली कि वैसा मिरर जिसमें कॉनकेव पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है वैसे को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स में जस्ट उल्टा, यानी बेंट इन पार्ट को ही हम लोग क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। यानी वैसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा,
तो बल्गिंग आउट पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, वैसे को कॉन्वेक्स मिरर, या सिंपली और क्या बोल सकते हैं कि जिसका बेंट इन पार्ट पेंट किया हुआ है वैसे को कॉन्वेक्स मिरर बोल देंगे, या इसको और भी क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पार्ट बोलते हैं। तो वैसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, कॉन्वेक्स पार्ट से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका अलग अलग डेफिनेशन आप दे सकते हो। क्या क्या बोल दिए कॉनकेव में, तो वैसा मिरर जिसमें बल्गिंग आउट पार्ट को पेंट किया हुआ हो और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, बेंट इन पार्ट से या कॉनकेव पार्ट से, वैसे को कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स में क्या बोले, तो वैसा मिरर जिसमें बेंट इन पार्ट ही पेंट किया हुआ हो। अब बेंट इन पार्ट पेंट किया हुआ रहेगा तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, उसके अपोजिट से, यानी बल्गिंग आउट पार्ट में क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करेगा। या सिंपली और क्या कह सकते हैं, कौन से पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, कॉन्वेक्स पार्ट से। ठीक है, तो ये मैं डेफिनेशन अभी लिख दे रहा हूँ इसका। तो ये दोनों का डेफिनेशन हो गया कि वैसा मिरर जो कुछ बल्गिंग आउट पार्ट इज पेंटेड, या और क्या कह सकते हैं, इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बेंट इन पार्ट, या और क्या कह सकते हैं कि कॉनकेव पार्ट से, जस्ट अपोजिट इसमें है। तो ये आप इसको छाप लो। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, वीडियो को पॉज करके छाप लेना। आगे में कुछ टर्म्स जो रिलेटेड होता है कॉनकेव मिरर, मिरर से, जनरली स्फेरिकल मिरर से। तो नेक्स्ट हेडिंग आप दे दो कि सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब देखो सबसे पहला टर्म में क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे पास है कौन सा मिरर, तो कॉनकेव मिरर है सर। अब बताओ मेरे को पहले ये कि क्या ये इस मिरर को हम लोग पूरा प्रोड्यूस कर देंगे, किसका पार्ट था, तो सर ये पार्ट तो था स्फेरिकल मिरर का, पूरा स्फेयर था ये पहले, उसी में से हम लोग कट कर लिए थे। अब देखो जब ये पूरा स्फेयर था तो क्या स्फेयर का कोई सेंटर होता है, 9th क्लास में पढ़े होगे मैथ्स में। ठीक है, तो ये इसका सेंटर हो गया। अब बोलोगे कि सर सेंटर ही नहीं रेडियस भी होता है उसका, तो ठीक है रेडियस भी होता है, तो रेडियस को भी ले लेंगे। तो इसको फिलहाल जो सेंटर होता है उसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक इसका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक है, यही ना होता है रेडियस ये। तो जो जो आप पढ़े हुए हो उन सभी टर्म्स को ध्यान में रखो, उसी से मैं डेफिनेशन को बना दूँगा। अब देख लो सबसे पहला जो डेफिनेशन इसका होता है वो कौन सा है, डेफिनेशन हम लोग टर्म लेकर के चल रहा है पोल का। तो पोल क्या होता है, तो जो पूरा मिरर था उसका मिड पॉइंट को ले लो, पूरे मिरर का मिडिल पॉइंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। यानी क्या बोल देंगे कि द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन हम लोग किसका लेकर के चलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेकंड टर्म जो है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को पी से, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, तो देखो जो पूरे स्फेयर का जो सेंटर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, तो इट इज़ द सेंटर ऑफ, किसका है सेंटर, तो हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का। ठीक है, जिसका मिरर सिर्फ क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, यानी इट इज़ द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ हुज मिरर इज जस्ट ए पार्ट। ठीक है, या ऑफ हुज या ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर किसको बोले, तो सेंटर जो पूरे हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास था उसका जो सेंटर होता है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जो इसका रेडियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर हुआ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस हुआ इसका उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, और मिडिल पॉइंट को क्या बोल दिए हैं, पोल। तो दो डेफिनेशन यहाँ से और निकल के आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार मैं बोल भी दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो इट इज़ द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ हुज मिरर इज ए पार्ट। रेडियस क्या हो जाएगा, तो इट इज़ द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ हुज मिरर इज ए पार्ट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दो डेफिनेशन हुआ। तीसरा डेफिनेशन यहाँ पे देखो क्या होता है, तीसरा डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ डेफिनेशन यहाँ पे होता है, एक और टर्म है अपर्चर, क्या बोलते हैं उसको, अपर्चर। अब देखो अपर्चर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई मिरर था इस तरह से। ठीक है, इसमें इतने पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिफ्लेक्शन हो रहा है, एम से शुरू हुआ एम डैश तक, ये पूरा पार्ट जो इसका है अंदर में, इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है,
देखो अपर्चर भी जो होता है ना वो दो तरह का होता है। ये हमारा पोल हो गया, ठीक है, दिस इज पोल, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक को रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको पोल कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अपर्चर क्या होता है, तो अपर्चर के बारे में बोला जाता है कि वैसा मिरर, यानी कह सकते हो कि वैसा पार्ट ऑफ द मिरर जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। तो देखो तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, तो यहाँ से लेकर के इस पूरे पार्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में रिफ्लेक्शन होगा, यानी क्या बोल देंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन एम से एम डैश, ठीक है, या वैसा पार्ट ऑफ द मिरर जहाँ से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है, वैसे वो क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। यानी द पार्ट ऑफ मिरर फ्रॉम वेयर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज अपर्चर, ठीक है। अब देखो अपर्चर भी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर अपर्चर और दूसरा होता है कौन सा, एंगुलर अपर्चर, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सिंपल है। तो लीनियर का मतलब लाइन, तो लाइन का मतलब क्या है, तो देखो लाइन मीन्स हो गया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी द डिस्टेंस यहाँ पे अगर बोलेंगे कि एम से एम डैश, द डिस्टेंस एम से एम डैश, या इसका कुछ मान लो नाम दे देते हैं एन, तो द डिस्टेंस एम एन, ठीक है, बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये एक्सट्रीम पॉइंट है और ये भी एक्सट्रीम पॉइंट किसको बोलते हैं, जो लास्ट वाला बिल्कुल होता है, ठीक है। तो यानी क्या बोल दिया जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द पेरीफेरी ऑफ द मिरर, इसको पेरीफेरी बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोला जाता है, पेरीफेरी भी बोलते हैं, ठीक है। पेरीफेरी मीन्स बस एक पार्ट हो गया, जैसे ये मिरर है तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोल देंगे, ये जितना भी है अंदर में सबको पेरीफेरी बोलते हैं, किनारा बोल सकते हो, ठीक है। यानी क्या डेफिनेशन दे दिया जाएगा लीनियर का, कि द डिस्टेंस एम एन बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द पेरीफेरी ऑफ मिरर, यानी मिरर के किनारे पे इज नोन एज लीनियर अपर्चर। और एंगुलर अपर्चर क्या हो जाएगा, तो देखो अब जो ये पेरीफेरी है यहाँ से एम से एन तक, अब ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा यहाँ से यहाँ तक, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर अपर्चर। यानी इसी को एंगल के टर्म में बता दिया जा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ तक मिरर रहता तो ये इसका एंगल हो जाता है एंगुलर अपर्चर, ठीक है। ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक, इसका लेंथ जो हो गया वो इसका लीनियर अपर्चर, लेंथ लीनियर अपर्चर, और एंगल जो हो गया जितना वो एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ पे, सेंटर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इतना मैं लिख दे रहा हूँ पहले। तो इन सभी का डेफिनेशन लिख दिया गया कि मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस है, आगे में कुछ लिख लेना, इट इज़ द रेडियस ऑफ, उसके बाद क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ के बाद यही इट इज़ दी, यहाँ पे बस सेंटर कर दिए हैं और यहाँ पे बस रेडियस कर देंगे, इट इज़ द रेडियस ऑफ फॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, आगे में खुद से लिख लोगे। अपर्चर वैसा पार्ट ऑफ मिरर यहाँ से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है। लीनियर अपर्चर क्या हो गया, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, जो हमने अभी आपको समझाया, और ये फिर एंगुलर अपर्चर है, ठीक है। तो इन सभी को आप लिख लो, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछता है, कभी कभी ये टर्म आता है कि क्या अपर्चर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो देखो अपर्चर डिपेंड किस पे कर रहा था, कि उसका पेरीफेरी कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, यानी जो उसका डिस्टेंस है यानी लेंथ है उसका कहाँ से कहाँ तक है। अब देखो ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास मिरर है, तो इसका पेरीफेरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ठीक है, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अब क्या करो, देखो ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो m से n तक हो गया ये इसका पेरीफेरी है और यही इसका यहाँ से यहाँ तक लीनियर अपर्चर रहेगा। अब मान लेते हैं कि इस साइड से भी तुम इतना पेंट कर दोगे, इस साइड से भी इतना पेंट कर दोगे, तो पेरीफेरी कहाँ से कहाँ तक बच गया, यानी रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो जब रिफ्लेक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही होगा तो क्या कह सकते हैं हम लोग, इसका अपर्चर डिक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो अपर्चर को आप कैसे डिक्रीज़ कर सकते हो, तो दूसरे साइड से भी पेंट कर दो, या मान लेते हैं शीशा ही इतना तोड़ दिए, बस यहाँ से यहाँ तक बच गया, तो अपर्चर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि इधर से हम लोग फिर क्या क्या बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और भी क्वेश्चन होता है प्लेन मिरर में, जैसे मान लेते हैं कभी कभी पूछ देता है कि मान लेते हैं ये प्लेन मिरर था हमारे पास, अब इस प्लेन मिरर को हम लोग क्या कर दिए, तो दूसरे साइड से भी पेंट कर दिए इतना,
और यहाँ पे मान लेते हैं कोई आदमी खड़ा था तो इसका इमेज बन रहा था, तो क्या अब इसका इमेज बनेगा पूरा या आधा पेंट कर दिए तो आधा हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम आधा पेंट कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि जो इमेज बनेगा वह भी आधा ही बनेगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। जो इमेज बनेगा वो पूरा ही बनता है, ठीक है। जो इमेज बनेगा वो पूरा ही बनेगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी रिड्यूस कर जाता है। क्या रिड्यूस कर जाता है? इंटेंसिटी रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। यानी कितना क्लियर वो दिख रहा था वो अब उतना क्लियर में भी हो सकता है कि उसका इंटेंसिटी जो है वो क्या हो गया? रिड्यूस कर गया। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर मिरर को पेंट कर दिया जाए, प्लेन मिरर को भी दूसरे साइड से आधा मान लो कि पेंट कर दे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कितनी बार, या पूछ सकता है आपसे, MCQ में पूछ सकता है कि क्या होगा। तो उसका ध्यान में रखिएगा, क्या रिड्यूस हो जाता है? इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आ गया। अगला टर्म जो है हमारा वो है फोकस एंड फोकल लेंथ। एक और भी छूट गया यहाँ पे, चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी और भी टर्म्स है, टेंशन मत लो, सब आ ही जाएगा धीरे धीरे। प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? तो ये हमारे पास क्या था? कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर में क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? तो इसको सर बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस जो है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये अपर्चर पढ़ लिए हैं। अपर्चर में भी दो तरह से पढ़ लिए, लीनियर अपर्चर और एंगुलर अपर्चर। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हो गया वो लीनियर अपर्चर यानी पेरीफेरी, और जो जहाँ तक पेरीफेरी एंगल बनाएगा उसी को हम लोग बोल देते हैं, जितना भी एंगल रहेगा उसको एंगुलर अपर्चर, ठीक है। इतना हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। अब देखो तो क्या है, यह जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है जो C और P दोनों को ज्वाइन करते हुए, यानी ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना। अगला टर्म जो आता है आपका वो कौन सा टर्म आ जाएगा? तो वो है फोकस और फोकल लेंथ, जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। क्या है? फोकस एंड फोकल लेंथ। तो देखो समझना है बिल्कुल आसानी तरीके से। ये है हमारे पास, मान लेते हैं मिरर, कॉनकेव मिरर, क्योंकि फोकस जो है वो दोनों का होता है तो मैं दोनों का बताऊंगा एक ही में। देखना, ये हो गया पोल हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब एक स्ट्रेट लाइन, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, इस तरह से इसके पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर था C। अब पैरेलल जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा? मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन होकर के ये ऐसे आएगा, ठीक है। इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यह भी स्फेरिकल मिरर भी फॉलो करता है, ठीक है। अभी देख लो, रिफ्लेक्शन होकर के इस तरह से आया और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पे एक पॉइंट पे कट किया। ये प्रिंसिपल एक्सिस था, दिस वाज प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट किया। कब कट किया? तो एक स्ट्रेट यानी ए रे ऑफ लाइन गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ तक गया। उसके बाद क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ? कट किया प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे। अब जिस पॉइंट पे कट किया उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को लैंग्वेज में क्या लिख दोगे कि ए रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कट्स एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। सिंपल सा तो है, पैरेलल गया, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कट कर गया। जिस पॉइंट पे कट किया उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर के लिए हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा आपको बस चेंज करना है, ठीक है। इसमें भी बाकी सब सीन वही रहेगा, बताऊंगा इसमें भी। तो ये हो गया क्या हमारा? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर को पोल बोलेंगे। अब इसमें सेंटर बता सकते हो किधर होगा? तो सर ये मिरर तो ऐसे पूरा होगा, अब इधर मिरर पूरा होगा तो इसका सेंटर किधर? देख लो, रिफ्लेक्शन इधर से हो रहा है लेकिन इसका सेंटर कहाँ पे हो जाएगा? ये। और सेंटर से पोल के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा? या इसमें भी अगर तुम अपर्चर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक बाहरी वाला सरफेस ये अपर्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें भी होता है। अब हम लोग बात कर रहे थे फोकस का, तो फोकस में क्या हो जाएगा? और ये जो C और P से जा रहा है इसको भी प्रिंसिपल एक्सिस, कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा? तो यह जो स्ट्रेट रे ऑफ लाइन जो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद तो इधर चला जाएगा,
ठीक है। अब इधर चला जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे कट नहीं किया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस तो इसका इधर है और मिरर इस साइड में था, तो रिफ्लेक्शन होकर के उधर ही जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर तो कट नहीं किया, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं। अब पीछे की ओर जब प्रोड्यूस करते हैं तब ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे जा कर के कट करेगा, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख देंगे कि रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, इसमें एक्चुअल में मीट कर गया। रियल और वर्चुअल इमेज वाला कॉन्सेप्ट याद करो, क्या बोले थे, जब रियली में कट जाए तो उसको रियल, और जब प्रोड्यूस करना पड़े तो उसको वर्चुअल बोले थे ना। तो वही सीन यहाँ पे याद करने की कोशिश करो। रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर अपीयर्स टू मीट, इसमें एक्चुअली में मीट कर रहा था, और इसमें के डेफिनेशन में बस अपीयर जोड़ देंगे, यानी अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। अब पूछेगा किसका फोकस रियल होता है, किसका वर्चुअल होता है, तो देख लो ये रियल में कट गया तो इसका फोकस कैसा हो जाएगा, रियल फोकस हो जाएगा, और इसका फोकस कैसा हो जाएगा, वर्चुअल फोकस हो जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ। फोकस ये कौन से मिरर के लिए हो गया, कॉनकेव मिरर के लिए, और ये कौन से मिरर के लिए हो गया, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कट्स एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके डेफिनेशन में रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर अपीयर्स टू कट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, बस अपीयर जोड़ देना है, इज नोन एज दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये फोकस हो जाएगा कॉनकेव मिरर का, ये फोकस हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो, अब इसमें हम लोग और क्या देखते हैं। अभी अगर तुमसे पूछ दिया कि फोकस सिर्फ क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का नहीं पूछा, सिर्फ क्या पूछ दिया, फोकस क्या है, तब हम लोग क्या करते हैं, दोनों डेफिनेशन को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, तो रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट्स एट ए पॉइंट in case of concave mirror and appear to meet at a point in case of convex mirror on the principal axis, that point is called focus। बस दोनों को जोड़ दिए कि एक्चुअली में मीट कर रहा है कॉनकेव मिरर में, और अपीयर्स टू मीट कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर में। जिस पॉइंट पे मीट करने की कोशिश कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना आपको रट गया होगा। अब फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक कुछ लेंथ है ना, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ठीक है। यहाँ पोल से फोकस तक के दूरी को क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिगर को ड्रा कर लो। अभी मैं इसका डेफिनेशन सबका लिख दे रहा हूँ, दो और भी टर्म है उसको भी बोल ही दे रहा हूँ, लिख दूंगा फिर। वो कौन कौन सा है, तो एक होता है पैरेक्शियल रेज, PARAXIAL पैरेक्शियल रेज, और दूसरा होता है मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज। अब देखो पैरेक्शियल रेज किसको बोलते हैं, तो देखो ये हमारे पास मिरर था, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बीच में कहीं फोकस हो गया, ठीक है। इतना भी आपको पता हो गया कि पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है। अब अगर इसके नज़दीक से जाए, मान लेते हैं बिल्कुल नियर से जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे ऑफ लाइट जा रहा था पैरेलल या कैसे भी जाए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक से जाए तो इसको बोलते हैं पास से जाए तो पैरेक्शियल, और दूर से अगर जा रहा है, मान लेते हैं ये मिरर है और रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रहा था तो थोड़ा दूर हो गया, तो दूर से अगर जा रहा है तो ऐसे रेज को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेज, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में 1 मिनट में सबका डेफिनेशन क्या क्या पढ़ लिए। पोल क्या हो गया, तो द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, इट इज़ द सेंटर ऑफ फॉलोस्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। रेडियस क्या हो गया, तो इट इज़ द रेडियस ऑफ फॉलोस्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। फिर क्या पढ़ लिए हम लोग, अपर्चर पढ़ लिए। तो जो यहाँ वैसा पार्ट ऑफ द मिरर जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है वैसे को अपर्चर बोलते हैं। 2 तरह का अपर्चर, लीनियर और एंगुलर, बता दिए थे वहाँ पे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन जो पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, वैसे को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या हो गया कॉनकेव मिरर के लिए, तो वैसे यानी ए रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट्स एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और कॉन्वेक्स के लिए
So a ray of light going parallel to principal axis after reflection from the mirror appear to meet at a point on the principal axis. This point is called focus of a कॉन्वेक्स मिरर। दोनों अगर सिर्फ फोकस पूछेगा या इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, ध्यान रखना, अलबला मत जाना प्रिंसिपल फोकस पूछ दिया तो, ठीक है। दोनों को मिला दिया तो तुम भी दोनों को मिला देना। फिर पैराक्सियल रेज जो पास से जाता है और मार्जिनल रेज जो दूर से जाता है, ठीक है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा दूर से गया तो वो मार्जिनल रेज, ठीक है। अभी सभी को लिख दे रहा हूँ, फिगर आप ड्रा कर लेना इसका। तो इसका डेफिनेशन हो गया। सबसे ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस का है, शॉर्ट में PA लिखूंगा मैं हर जगह, तो इससे कंफ्यूज नहीं होगे, इसको आप छाप लो एक बार, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो आपको पढ़ना है वो है रिलेशन स्मॉल एफ, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। देख लो, आपके सिलेबस में बस इतना ही पढ़ना है, इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है कि रेडियस बराबर क्या होता है 2 × F। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह कोई इस तरह से कॉन्केव मिरर है, दोनों मिरर के लिए सही है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये बीच में फोकस होता है, बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं स्मॉल एफ, और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं स्मॉल एफ। ये बीच में हो गया अगर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया फोकस, और ये मिड पॉइंट है तो ये यहाँ से यहाँ तक एफ, तो ये भी एफ हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है। और यहाँ से यहाँ तक पूरे को क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देख लो, R बराबर कितना बोल सकते हैं F प्लस एफ, और ये कितना हो गया 2F, तो F बराबर कितना हो गया R/2। इसका प्रूफ आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगले क्लास में इसको बता दूंगा कि इसका प्रूफ क्या होता है, ठीक है, यानी कैसे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। आगे में है, हेडिंग दे दीजिए रूल्स ऑफ, यानी जस्ट आप आधा होता है। जैसे रेडियस मान लेते हैं कि आपका है 10, ठीक है, तो रेडियस 10 हो गया तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस 20 हो गया तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, रेडियस 20 है तो फोकल लेंथ 10 हो जाएगा। रेडियस 15 है तो फोकल लेंथ कितना 7.5 7.5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगला हेडिंग है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्केव मिरर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अब क्या क्या रूल है, तो 4 रूल है, चारों आपको रट जाना है बिल्कुल, कौन कौन सा है। तो अभी हम लोग चारों को पढ़ लिए हैं। क्या क्या है, पहला रूल है कि ये पोल था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। पहले मैं 4 फिगर बना ले रहा हूँ, तब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक बार में ही बता दूंगा, चारों को रट जाएगा, ये सब के लिए टेंशन मत लो। अगर आप अच्छे से वीडियो को पूरा देखते हो तो पूरा का पूरा मैं आपको यहीं पे रटवा दूंगा, ये हमारा वादा है, ठीक है। और अभी तक रट भी गए होगे, अगर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर के आप वीडियो को देख रहे होगे, तो टाइम पास के लिए देखोगे तो कभी भी पढ़ाई आपका नहीं हो सकता, आपको हमेशा धोखा दे देगा। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, 4 फिगर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब देखो पहला रूल क्या है, आप पढ़ चुके हो। पहला यह है कि अगर एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, अभी पढ़े थे, पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। फोकस का डेफिनेशन में ही था, तो ये हो गया कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगा, ठीक है। स्टेटमेंट आप खुद से लिख लोगे। क्या है पहला रूल, द रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, तो जस्ट इसके उल्टा, अगर फोकस पे ही तुम किसी लाइट को सेंड कर दे रहे हो, ऐसे फोकस पे ही इंसिडेंट करवा दिए, तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद कैसे चला जाएगा पैरेलल, जस्ट इसका उल्टा है। इसको पैरेलल लेके गए तो फोकस से पास हुआ, और फोकस दूसरा क्या देख लिया कि फोकस से ही अगर इंसिडेंट करवा दिए तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 क्या है, तो रूल नंबर 3 यह है कि अगर तुम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी रे ऑफ लाइट को पास करवा रहे हो, किसी रे ऑफ लाइट को C से पास करवा रहे हो ऐसे, तो ये क्या होगा, इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहे हो तो इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब बोलोगे कि क्यों कर जाएगा, तो क्यों कर जाएगा, इसका उत्तर बिल्कुल सिंपल है, देख लो। जैसे मान लेते हैं कि यह सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, और यहाँ से ये क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस कहलाएगा, तो ये रेडियस है। तो रेडियस से कितना डिग्री एंगल बाहर वाले के साथ बनाता है, 90 डिग्री का एंगल टेंजेंट की तरह रहता है। तो यहाँ पे भी देखो तो ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल यहाँ से आ रहा है,
तो ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। और एंगल अगर 90 डिग्री है यानी क्या बताए थे, याद करो कि अगर 90 डिग्री पे आ रहा है तो इस पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसी पे रहेगा, रिफ्लेक्शन भी, क्योंकि आई बराबर 0 है तो आर बराबर भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। तो इसी पाथ पे तीनों रहेगा, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी। यानी ये यहाँ पे टेंजेंट की तरह बिहेव करता है, इसी वजह से ये इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। और चौथा क्या है, तो फोर्थ वन यह है कि अगर पोल पे इंसिडेंट करवा देते हो तो क्या होगा, ये इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी जो आई बराबर आर था उसको फॉलो करते हुए, ठीक है। ये आई हो गया और ये क्या हो गया, आर हो गया। तो यही 4 नियम है इसका। क्या क्या बोल दिए, पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा तो पैरेलल, सेंटर सी पे जाएगा तो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पोल पे इंसिडेंट करवा दिए तो इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रे ऑफ लाइट गोइंग parallel to the principal axis passes through focus after reflection. A ray of light incident on the focus after reflection, it becomes parallel to principal axis. इसमें a ray of light going passing through the center of curvature रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन दी सेम पाथ। क्यों हो जाता है बताएं, क्योंकि ये यहाँ पे टेंजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और चौथा क्या बोले कि पोल से जाएगा तो इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया इसका 4 रूल इमेज फॉर्मेशन का। इसके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर आप बोलते हो कि हाँ सर इसका प्रूफ भी चाहिए तो मैं आपको इसको प्रूफ भी करके बता दूंगा किस तरह से प्रूफ होता है। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, इतना आप अच्छे से पढ़ लो, फिर इसका यूज़ करते हुए आगे में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इमेज बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।